नमस्कार दोस्तों, इजी मैथ्स विद योगी सर में आपका स्वागत है। मैंने आपको मैट्रिक्स लगभग कंप्लीट करा दी है। मैट्रिक्स के अंतर्गत 12th क्लास के सिलेबस के साथ साथ आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन भी कराए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे। अब हम एक नए चैप्टर सारणिक को स्टार्ट करेंगे। सारणिक इट मीन्स डिटरमिनेंट्स को आप स्टार्ट करेंगे। डिटरमिनेंट्स एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कंपटीशन यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आईआईटी, जेईई, एनडीए, एयरफोर्स आदि में सारणिक से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये मान के चलें आप। तो सारणिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक 2 चरों वाले समीकरण निकाय पर विचार करते हैं। 2 चरों x तथा y का समीकरण निकाय है। एक समीकरण निकाय लेके चल रहे हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये कोई हमने ले लिया समीकरण निकाय। ठीक है, 2 चरों वाला समीकरण निकाय दिख रहा है आपको। 2 चर हैं इसमें x और y। अब देखो भाई, इस समीकरण निकाय को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैट्रिक्स रूप में हम इस समीकरण निकाय को इस प्रकार से लिख सकते हैं। a1 b1 a2 b2 x y इक्वल टू c1 c2। भाई इसे अपन सॉल्व करके देखेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ये समीकरण निकाय प्राप्त हो जाएंगे। भाई इधर 2 मैट्रिक्स दिखाई दे रही हैं आपको, 2 मैट्रिक्स दिखाई दे रही हैं। इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करेंगे तो तीसरी मैट्रिक्स प्राप्त होगी और उस मैट्रिक्स की इस वाली मैट्रिक्स की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अवयवों की क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी और हमें पुनः यही समीकरण निकाय मिल जाएगा। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। पुनः यही समीकरण निकाय मिल जाएगा। तो इसको हमने क्या किया है, इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्या किया है, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे जो ये वाली मैट्रिक्स दिख रही है आपको, ये मैट्रिक्स गुणांक मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, समीकरण निकाय की गुणांक मैट्रिक्स। और ये चरों की मैट्रिक्स हो गई और ये अचरों की मैट्रिक्स हो गई। भाई 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो ये वाला समीकरण निकाय होता है इसका अद्वितीय हल विद्यमान होता है यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1 बटा b2 के। तो इसमें लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान होगा यदि उपरोक्त समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान होगा यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1 बटा b2 के। इस बात को हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब अर्थात संख्या a1 b2 माइनस के b1 a2 या a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। भाई जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो फिर a1 b2 माइनस b1 a2 या a2 b1 इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ से स्पष्ट है। मतलब समीकरण निकाय 1 का अद्वितीय हल विद्यमान होगा यदि संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यदि संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 का मान 0 के बराबर नहीं हो। संख्या a1 b2 माइनस a2 b1
जो कि समीकरण निकाय एक के अद्वितीय हल के लिए संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 जो कि समीकरण निकाय एक के अद्वितीय हल के लिए जिम्मेदार होती है। निकाय की गुणांक मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2 का सारणिक कहलाती है। गुणांक मैट्रिक्स का क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। इसे डिटरमिनेंट ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। डिटरमिनेंट ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट ए बराबर होता है a1 b1 a2 b2 बराबर इसका सॉल्यूशन होता है a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि दो चरों वाला एक समीकरण निकाय है तो उसको मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पे ये a1 b1 a2 b2 क्या होती है? गुणांक मैट्रिक्स होती है। उपरोक्त समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान होगा यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तो यहाँ से a1 b2 माइनस a2 b1 का मान डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 0। और ये वाली संख्या जो कि समीकरण निकाय एक के अद्वितीय हल के लिए जिम्मेदार होती है। निकाय की गुणांक मैट्रिक्स a1 b1 a2 b2 का सारणिक कहलाती है। क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? डिटरमिनेंट ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। और डिटरमिनेंट ए बराबर कितना होता है? a1 b1 a2 b2 बराबर a1 b2 माइनस के a2 b1, ये इसका मान होता है। तो अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स के अंतर्गत संख्याओं को हमने एक कोष्ठक के अंदर व्यवस्थित किया था। क्या किया था? एक कोष्ठक के अंदर व्यवस्थित किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं है। मैट्रिक्स का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। मैट्रिक्स तो एक व्यवस्था है जो एक कोष्ठक के अंदर संख्याओं को व्यवस्थित कर दिया है। जबकि सारणिक एक संख्यात्मक मान होती है। सारणिक क्या होती है? एक संख्यात्मक मान होती है, अर्थात सारणिक क्या है? एक संख्या को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट है। मैट्रिक्स और सारणिक में मैट्रिक्स संख्या को व्यक्त नहीं करता है, जबकि सारणिक एक संख्या को व्यक्त करता है। सारणिक अपने आप में एक संख्यात्मक मान होता है। तो यहाँ तक लिखें। अब देखो भाई, स्पष्ट है इस मैट्रिक्स में, इस सारणिक में दो पंक्ति तथा दो स्तंभ में, तो ये द्वितीय क्रम की सारणिक कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वितीय क्रम की सारणिक कहलाती है। और इसका मान क्या होता है? a1 b2 माइनस के a2 b1। अब ऐसे ही एग्जांपल ले लें अपन कोई भी, जैसे सपोज करो ये सारणिक ले ली हमने। सारणिक डिटरमिनेंट a बराबर 2 4 6 5, डिटरमिनेंट a बराबर 2 4 6 5, ये कोई सारणिक ले ली। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे और उसमें से सेकेंडरी विकर्ण के अवयवों के गुणन को घटा देंगे इस प्रकार से। तो 2 × 5 माइनस 6 × 4, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख दो 10 माइनस के 24, इम्प्लाइज दैट कितने बचेंगे? माइनस के 14। तो इस सारणिक का मान कितना होगा?
माइनस के 14। ऐसे ही एग्जांपल 2, डिटरमिनेंट ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से इनका मल्टीप्लाई घटाना है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस के साइन थीटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और देखो, डिटरमिनेंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ लॉग ए बी 1 लॉग बी ए। यहाँ पे तो बेस ए है और यहाँ पर बेस क्या है, बी है। तो इसको सॉल्व करो, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसमें से इनका मल्टीप्लाई घटा देंगे। तो लॉग ए बी माइनस के लॉग बी ए, नहीं, लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए माइनस 1 इंटू 1, और हम जानते हैं लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए का मान कितना होता है, 1 होता है। लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए का मान 1 होता है। 11th क्लास में आप लॉग के गुणधर्म पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मान कितना होगा 1, और 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। देखो इधर इसकी प्रॉपर्टी, भाई लॉग ए बी इक्वल टू होता है, यदि इसको ई में कन्वर्ट करें, बेस को ई में कन्वर्ट करें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ई बेस बी बटा लॉग ई बेस ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार लॉग बी ए क्या होगा, लॉग ई बेस ए बटा लॉग ई बेस बी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए, तो ये कितना आएगा, लॉग ई बेस बी बटा लॉग ई बेस ए इंटू लॉग ई बेस ए बटा लॉग ई बेस बी। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा और इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो अंततः कितना आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल लिखें, लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब देखो भाई, 3 चरों वाले समीकरण निकाय पर विचार करते हैं। ये 3 चरों वाला समीकरण निकाय ले लिया हमने कोई, a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल टू d1, ये समीकरण 1 हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ये समीकरण दूसरा हो गया। और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तीनों समीकरणों को मिला के हमने एक निकाय बना दिया, ठीक है ना। और इस निकाय से संबंधित गुणांक मैट्रिक्स a बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये इस निकाय से संबंधित क्या हो गई, गुणांक मैट्रिक्स हो गई। इसके संगत सारणिक, इसके संगत सारणिक क्या होगी, डिटरमिनेंट a बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। इस मैट्रिक्स के संगत सारणिक क्या होगी, डिटरमिनेंट a बराबर इतना। अब इस सारणिक में कितनी पंक्ति हैं, 3 पंक्ति दिखाई दे रही हैं, और कितने स्तंभ में हैं, 3 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारणिक तृतीय क्रम की सारणिक हो गई। किस क्रम की हो गई, तृतीय क्रम की सारणिक हो गई। इससे पहले मैंने आपको द्वितीय क्रम की सारणिक बताई थी, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ थे। अब इस तृतीय क्रम की सारणिक का सॉल्यूशन या मान या फिर कह सकते हैं प्रसार निम्न प्रकार से करते हैं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो सबसे पहले a1 के लिए सॉल्व करेंगे सारणिक को। किसके लिए सॉल्व करेंगे, a1 के लिए। तो a1 को यहाँ पे रख दो। अब आपको a1 के संगत पंक्ति और a1 के संगत स्तंभ को ड्रॉप कर देना है, मतलब छोड़ देना है। a1 के संगत पंक्ति को छोड़ दो और a1 के संगत स्तंभ को छोड़ दो, तो क्या बचेगा, b2 c2 b3 c3, जिसको सारणिक के रूप में ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। फिर आएगा माइनस का b1, अगला अवयव आएगा भाई r1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहे हैं हम, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष
प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो A1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया, फिर B1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे B1 नेगेटिव क्यों आया, माइनस का क्यों आया, तो सारणी के अंतर्गत चिन्ह हमेशा अल्टरनेट क्रम में लिए जाते हैं। किस क्रम में लिए जाते हैं, अल्टरनेट क्रम। मतलब ये प्लस का होगा तो अगला क्या होगा, माइनस का, फिर उससे अगला प्लस का, तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही इधर चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाला अवयव किस, इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का B1। अब B1 के संगत पंक्ति को छोड़ दो और B1 के संगत स्तंभ को छोड़ दो, तो बचे हुए अवयव कौन कौन से, A2 C2 A3 C3, जिनकी सारणी की ये लिख दी, प्लस फिर C1 के लिए प्रसार करेंगे तो C1 धनात्मक आएगा क्योंकि प्लस माइनस और ये प्लस है, तो C1 प्लस का आ गया। फिर इसके संगत पंक्ति छोड़ दी और इसके संगत स्तंभ को छोड़ दिया, तो क्या बचेंगे, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3, इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है ना। अब द्वितीय क्रम, ये तो भाई द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त, वो सारणिक प्राप्त हो गई। और द्वितीय क्रम की सारणिक का सॉल्यूशन अपन जानते हैं, मतलब विकर्ण के अवयवों का गुणा करके, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करके दूसरे वाले विकर्ण के अवयवों के गुणन को घटा दिया जाता है। तो A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3, ये आ गया, माइनस का B1 एज इट इज है, फिर A2 C3 माइनस C2 A3, A2 C3 माइनस के C2 A3 आ गया, प्लस C1 और फिर इसका प्रसार करेंगे तो A2 B3 माइनस के B2 A3। तो इस प्रकार से हम तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, वो एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप एक बार लिखें। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। डिटरमिनेंट A इक्वल टू 3x3 क्रम का कोई भी एग्जाम्पल लेना है, 3x3 क्रम की डिटरमिनेंट का, तृतीय क्रम की डिटरमिनेंट 2 0 1 -1 4 3 5 2 1, ये तृतीय क्रम की हमने क्या ले ली, एक सारणिक ले ली। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इधर देखो, प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग, मतलब एलोंग फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। तो इधर देखो 2, अवयव 2 आ जाएगा। अवयव 2 के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो 4 × 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ या चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, 4 3 2 1, इसका सारणिक। अब ये माइनस में आएगा, माइनस का 0, फिर सारणिक लिख दो, पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और ये स्तंभ छोड़ देंगे, तो -1 3 5 1 प्लस 1, इस पंक्ति को ड्रॉप कर दो और इस स्तंभ को ड्रॉप कर दो, तो -1 4 5 2, -1 4 5 2। अब सॉल्यूशन करो, 4 × 1 माइनस के 3 × 2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा भाई, 0 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 × -1 × 2 माइनस 5 × 4, ठीक है, बराबर 2, ये कितने हो जाएंगे, 4 माइनस के 6, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 × -2 -20 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से माइनस के 2 बचेंगे और माइनस का 2 × 2 करेंगे तो माइनस के 4, यहाँ से देखो माइनस के 22 हो गए, तो माइनस के 22 इक्वल टू माइनस के 26, ये आंसर आएगा आपका। तो देखो इससे सवाल को, अब देखो भाई उपसारणिक माइनर, तो इसकी डेफिनेशन है अवयव AIJ की उपसारणिक अवयव AIJ की उपसारणिक को
MIJ से व्यक्त करते हैं। अवयव AIJ के उपसारणी को किससे व्यक्त करते हैं? MIJ से व्यक्त करते हैं। तथा यह आईवीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ के अवयवों को हटाने पर प्राप्त सारणिक होती है। अवयव AIJ की उपसारणिक को MIJ से व्यक्त करते हैं तथा यह आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ के अवयवों को हटाने पर प्राप्त होती है, जिसको कि हम निम्न एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एक तृतीय क्रम की सारणिक ले ली। डिटरमिनेंट A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक तृतीय क्रम की सारणिक हो गई। ठीक है ना। अब देखो भाई, इसमें अवयव A11 की उपसारणिक, अवयव A11 की उपसारणिक परिभाषा के अकॉर्डिंग किससे व्यक्त करेंगे? इसको M11 से। अवयव A11 की उपसारणिक को M11 से व्यक्त करेंगे तथा यह आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ के अवयवों को हटाने पर प्राप्त होगी। यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ I का मान 1 है यहाँ पे, और J का मान भी क्या है? 1 है। तो अवयव A11 की उपसारणिक पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को हटाने पर प्राप्त सारणिक होती है। तो इन अवयवों को हटा देंगे यहाँ से, ऐसे इस टाइप से इनको हटा देंगे तो क्या बचेगी? ये वाली सारणिक बचेगी A22 A23 A32 A33। ठीक है ना। इसी प्रकार अवयव A12 की उपसारणिक, अवयव A12 की उपसारणिक को M12 के द्वारा व्यक्त करेंगे तथा ये पहली पंक्ति और द्वितीय स्तंभ, पहली पंक्ति और द्वितीय स्तंभ के अवयवों को हटाने पर प्राप्त होगी। तो पहली पंक्ति ये वाली हो गई और द्वितीय स्तंभ ये हो गया। तो A21 A23 A31 A33 ये वाले अवयव बचेंगे। A21 A23 A31 A33 इस प्रकार से। अब अगला है अवयव A13 की उपसारणिक। अवयव A13 की उपसारणिक को M13 के द्वारा व्यक्त करेंगे, M13, और यह पहली पंक्ति और तृतीय स्तंभ, पहली पंक्ति और तृतीय स्तंभ के अवयवों को हटाने पर प्राप्त होगी। तो पहली पंक्ति ये हो गई और तृतीय स्तंभ ये हो गया, इनके अवयवों को हटाने पर प्राप्त होगी ये। तो A21 A22 A21 A22 A31 और A32 इस प्रकार से ये उपसारणिक प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही हम अवयव A21 A22 A23 इनके लिए उपसारणिक प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखो इसको एक बार। अब देखिए भाई, सेकंड क्या होता है? सीधे परिभाषा लिख रहे हैं हम। अवयव AIJ के सेकंड को CIJ या फिर ऐसे कह दो कैपिटल AIJ या CIJ या फिर FIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं। अवयव AIJ के सेकंड को AIJ CIJ या FIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं
और इसकी वैल्यू निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। ए आई जे बराबर होता है, चाहे इसको ऐसे लिखो, अवयव A11 का सहखंड, A11 नहीं, ए आई जे लिखो पहले, अवयव ए आई जे का सहखंड ए आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, और एम क्या है यहाँ पे, माइनर है, एम क्या है यहाँ पे, उपसारणिक है। तो ए आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। यहाँ से स्पष्ट है कि यदि आई प्लस जे का मान सम हो, यदि आई प्लस जे का मान सम हो तो -1 की पावर सम करेंगे तो +1 आएगा, और +1 इंटू एम आई जे करेंगे तो एम आई जे आएगा। इसका मतलब यदि आई प्लस जे का मान सम है तो ए आई जे किसके बराबर होगा, एम आई जे के बराबर होगा। और यदि आई प्लस जे का मान विषम है तो ए आई जे किसके बराबर होगा, -एम आई जे के बराबर होगा, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एम आई जे यदि आई प्लस जे क्या हो, सम हो, और ए आई जे का मान माइनस के एम आई जे के बराबर होगा यदि आई प्लस जे विषम हो। ठीक है। अब देखो भाई, एक तृतीय क्रम की मैट्रिक्स ले ली हमने, ये वाली, सपोज करो तृतीय क्रम की मैट्रिक्स ले ली, जिसके लिए मैंने अवयव A11, A21 और A12 के लिए माइनर निकाल रखे हैं। यहाँ पे क्या निकाल रखे हैं, माइनर निकाल रखे हैं। अब हम इनके सहखंड निकाल के देखेंगे। तो अवयव A11 का सहखंड, अवयव A11 के सहखंड को हम कैपिटल A11 से व्यक्त करेंगे, और ये होगा -1 की पावर आई प्लस जे M11। अब यहाँ पे देखो i का मान 1 है और j का मान भी क्या है, 1 है, तो 1 + 1 2 हो गए, तो -1 की पावर क्या है, सम है, तो धनात्मक मान आएगा। इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, M11, और M11 की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, यहाँ से रखो, तो A22, A23, A32 और A33। ऐसे ही हम अवयव A21 का सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। A21, तो अब आपको बार बार सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे ये देखें, A21 2 + 1 विषम संख्या है, तो A21 का मान किसके बराबर होगा, माइनस के M21 के बराबर होगा। तो माइनस और M21 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा A12, A13, A32, A33। तो इस प्रकार से हम एक सारणिक के लिए उपसारणिक तथा कोफैक्टर सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं सारणिक की प्रॉपर्टीज़, सारणिक के गुणधर्म और सारणिक से संबंधित सवाल कराऊंगा। ठीक है।